हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट 10 करेंगे। ये वर्कशीट 10 है और जो चैप्टर चल रहा है वो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3। भाग 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्हें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मौलिक अधिकार की परिभाषा आपको दे दी गई है कि हमारे संविधान में जो राज्य की सत्ता है उससे बचने के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि एक मनुष्य जो राज्य की सत्ता है उसके दुरुपयोग से बच सके, इसलिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो हैं ये साफ तौर पर व्यक्ति के अधिकार हैं जो उसकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा संविधान के खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार लाना है। यानी कि आप जिस राज्य में देश में रहते हैं वहां पर अगर आपको सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है तो राज्य के कुछ कर्तव्य हैं जो अपने मनुष्य के लिए, अपने लोगों के लिए करता है, अपनी प्रजा के लिए करता है, तो उसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे राज्य को परफॉर्म करना होता है वहाँ की प्रजा के लिए। उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्य होते हैं जिससे कि मनुष्य का जो विकास है वो हो सके और उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी हो सके। अब हम बात करते हैं जो संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में, जिनसे हम सभी परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता यानी कि इक्वालिटी। कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक को अलग थलग नहीं किया जाएगा, वह कानून की नज़र में समान है। इसका मतलब होता है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत क्या बातें आती हैं? इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको कोई भी किसी तरह का भाषण या आपकी जो सोच विचार है उसको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसके कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको आप कह तो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ रोकथाम भी लगी हुई है। वो क्या रोकथाम है? जैसे मान लीजिए आपको अभिव्यक्ति और भाषण का अधिकार है, लेकिन आप किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं। आपको सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी गलत मकसद से या देश को नुकसान पहुंचाने वाली सभा या संगठन नहीं बना सकते। आपको देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की निजी व्यक्ति की को दिक्कत दें या किसी अन्य व्यक्ति को ठेस पहुंचाएं। आपको कोई भी पेशा या कारोबार करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह का इलीगल काम करेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन इलीगल काम नहीं करना। इसलिए अगर आप कोई भी स्वतंत्रता के अधिकार में चीज़ें करते हैं उसके लिए कुछ आपके ऊपर रोकथाम लगा रखी है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आपको आज़ादी तो दी गई है लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर सकते जिससे कि देश या व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनमें मानव व्यापार और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना मनाही है, अपराध है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, मानव बिकाऊ नहीं है। और 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें हम काम नहीं करवा सकते, किसी भी होटल, ढाबे या कहीं भी उनको हम काम पे नहीं रख सकते, ये एक अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है।
यानी कि अगर मेरा कोई धर्म है तो मैं उसका प्रचार भी कर सकती हूँ, उसको फैला भी सकती हूँ। और कोई और धर्म अगर मुझे मानना है तो मैं अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म मान सकती हूँ, उसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर मैं अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहती तो कोई मुझे किसी और धर्म को अपनाने के लिए भी फोर्स नहीं करेगा। तो ये हो गई मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसमें कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि अगर आप माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड हैं, तो आप अपनी संस्कृति की रक्षा, अगर आपको लगता है कि आपकी संस्कृति खो सकती है या आपका जो धर्म है या आपकी भाषा है वो गायब हो सकता है, खो सकती है, लुप्त हो सकती है, तो उसकी रक्षा के लिए आप उसके विकास के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान यानी कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और गवर्नमेंट उसमें आपकी मदद भी करेगी। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। यानी कि आपको ऊपर जो 5 अधिकार बताए गए हैं, इन 5 में से अगर आपको लगता है कि आपका किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके तहत आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। यानी कि ये अधिकार आपको ये अधिकार देता है कि आप के मौलिक अधिकारों के हनन के होने के टाइम पर आप सीधे अदालत, और वो भी डायरेक्ट कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही मतलब अगुवाई जो है वो कर सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ गुहार लगा सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता का साफ साफ तौर पर यहाँ पर मतलब है कि राज्य जो है वो किसी एक धर्म को ना बढ़ावा देगा ना उसको प्रमोट करेगा। राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं। वो अगर एक काम एक राज्य के लिए करेगा, धर्म के लिए करेगा, तो दूसरा काम भी दूसरे धर्म के लिए उसको करना पड़ेगा। यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। व्यक्ति का धर्म हो सकता है लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर बहुत से धर्म के लोग हैं, इसलिए राज्य किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दे सकता। और भारत ऐसा ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 5 लाइनें लिखी हुई हैं और प्रत्येक लाइन में आपको बताना है कि ये कौन सा अधिकार है। मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, लिखना, खाना और पीना। यानी कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये आपका समानता का अधिकार हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए समानता, पहले में आएगा समानता का अधिकार। दूसरा है मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। फाइन। नेक्स्ट इज मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता, तो ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो तीसरा अधिकार है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये वाले की। अगला है मुझे अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, तो ये वाला बच्चों किस में आएगा, ये आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है, तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, ऊपर की तरफ जाएंगे, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो उसके लिए आप ये 6 जो मौलिक अधिकार आपके सामने हैं, 1 बाय 1 आप इनको लिख देंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रश्न दूसरे में ये 6 पॉइंट आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं? तो इसका उत्तर है, जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती वे बहुत जल्दी तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः ये राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। यह अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपके चौथे क्वेश्चन का, यानी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।